नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो हमने पिछले 2 दिनों के अंतर्गत राजस्थान के ज्योग्राफी को प्रारंभ करने से पूर्व भारत के ज्योग्राफी का परिचय देखा था, उस भारत के भूगोल के परिचय को आज हम लोग सीरियल वाइज नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। उन्हीं चीज़ों को दोबारा समझेंगे जिनके पहले हमने आप लोगों से बात की थी। आज सीरियल वाइज समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम भारत के सामान्य परिचय को समझेंगे कि भारत का सामान्य परिचय क्या हो सकता है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया का एक मुख्य देश माना जाता है। भारत संपूर्ण विश्व के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी एशिया का एक मुख्य देश माना जाता है। भारत की सामान्य आकृति चतुष्कोणीय मानी जाती है। भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत का सामान्य आकार पतंगाकार बताया है। आप लोग इन सामान्य परिचय का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे मिटाते हुए पुनः आगे देखेंगे। भारत के आकार की बात कर लेते हैं, और भारत के आकार को हम 2 वर्गों में बांटेंगे। एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर। कल हम लोगों ने बात की थी कि यदि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश माना जाता है। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% माना जाता है। यदि जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश माना जाता है, जबकि पहला बड़ा चीन है। भारत में विश्व की 17.5%
आबादी निवास करती है। यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर यदि एक ट्रिक से समझने का प्रयास करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो R फॉर रूस, K फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, F फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया, और 8वें की भी यदि बात की जाए तो F फॉर अर्जेंटीना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जैसे हम समझते हैं यहाँ R का तात्पर्य रूस से लिया जाता है, K का तात्पर्य कनाडा से लिया जाता है, C का तात्पर्य चीन से लिया जाता है और U का तात्पर्य USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका। आगे बात करते हैं B फॉर ब्राज़ील, F फॉर ऑस्ट्रेलिया और I फॉर इंडिया मीन्स भारत। और 8वां बड़ा देश वापस F फॉर अर्जेंटीना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश माने जाते हैं। आप भारत के आकार के आधार पर भारत की तुलना कर सकते हैं विश्व स्तर पर। पूरे विश्व का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो लगभग 51 करोड़ वर्ग किमी माना जाता है, जिसका 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% माना जाता है। एक ट्रिक के आधार पर यदि 7 बड़े देशों को देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस माना जाता है, K फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, B फॉर ब्राज़ील, I फॉर ऑस्ट्रेलिया और I फॉर इंडिया भारत और F फॉर ऑस्ट्रेलिया। आकार के आधार पर हमने भारत की तुलना की है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समय आप लोगों के पास। भारत का विस्तार, तीसरा हेडिंग है 3 नंबर वाला, भारत का विस्तार। इस विस्तार के अंतर्गत देखेंगे, हम समझेंगे ये भारत है। पहले हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं। वैसे मानचित्र तो उसे कहा जाता है जो मापनी या पैमाने के आधार पर बनाया जाए। ये तो सामान्य एक चित्र हो सकता है, मानचित्र नहीं है। मानचित्र तो उसे कहेंगे जो पैमाने पर आधारित होता है। मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे। यदि ज्योग्राफी को आप लोग मानचित्र के आधार पर समझोगे तो ज़्यादा रट्टा मारने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं रहेगी और ना इसे याद करने में काफ़ी सारी तकलीफें आती है। ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरने वाला प्रधान अक्षांश, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती हुई निकलती है। स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों ने यदि कभी ज्योग्राफी पढ़ा भी नहीं होगा तब तो आप लोगों के वो भी समझ में आ जाएगा। ये भारत और भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से अक्षांश से 37 डिग्री
6 उत्तरी अक्षांश व भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये भारत का विस्तार है जो संपूर्ण विश्व में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे नोट डाउन करेंगे। हो गया। भारत के विस्तार की यदि हम बात कर रहे हैं तो भारत का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब यदि भारत की बात की जाए तो भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है वो 3214 किमी मानी जाती है और भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, ये तो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 2933 किमी इसकी चौड़ाई मानी जाती है। भारत उत्तर में इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर जेके जम्मू कश्मीर ये वाला जो क्षेत्र है बंधुओं, इसे POK के पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत ही भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल माना जाता है तथा भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी माना जाता है। कन्याकुमारी बोले तो तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इसमें दक्षिणतम विस्तार माना जाए तो वो इंदिरा कौल के बाद इंदिरा पॉइंट हो सकता है, हम उसे भी समझेंगे। भारत के अंतर्गत उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये भारत का विस्तार है। मेरे पास स्पेस ना होने के कारण मैं भारत का देशांतरीय विस्तार मिटाऊंगा ताकि मैं भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को अंकित कर सकें। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो माना जा सकता है वो कीबीतू में या कीबीतू भी हो सकता है और भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वह गुहर मोती अर्थात भारत पूर्वी बिंदु कीबीतू से पश्चिमी बिंदु तक 2933 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। कीबीतू अंजाव जिले के अंतर्गत आता है और ये अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। गुहर मोती पश्चिमी बिंदु कच्छ जिले के अंतर्गत आता है और ये कच्छ जिला गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। अर्थात भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत, इसे कोमोरिन अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है बंधु। कोमोरिन अंतरीप, कोमोरिन अंतरीप
पामोरिन अंतरीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीतू, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी और भारत का सबसे दक्षिणीतम बिंदु कन्याकुमारी का पामोरिन अंतरीप माना जा सकता है। कहते हैं कि ये तो मुख्य भूमि का विस्तार है, लेकिन यहाँ भारत का एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसे मूल रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे दक्षिणीतम जो अंडमान है, उसके नीचे उत्तरतम और दक्षिणीतम निकोबार का दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहाँ तक भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पाया जाता है। 2004 में जब सुनामी आया तो ये मुख्यतम दक्षिणीतम जो बिंदु है ये नष्ट हो चुका था, या हो गया। इस बिंदु को पार्सन पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को ही लाइचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट आदि नामों से जाना जाता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम भारत के विस्तार की बात कर रहे हैं कि भारत का विस्तार उत्तर में इंदिरा कौल से लेकर दक्षिण तक कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तक पाया जाता है। इसका दक्षिणतम क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी क्षेत्र जो 2004 के अंतर्गत सुनामी के कारण नष्ट हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम क्षेत्र जिसे पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीतो अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी कच्छ जिला और गुजरात के अंतर्गत समाहित होता है। हम आगे बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो। आज हम लोगों का भारत का भूगोल अपनी व्यवस्थित स्थिति के अंतर्गत प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि भारत के स्थिति और विस्तार को विस्तार पूर्वक अंजाम दिया जाएगा। ये भारत का जो भूगोल है आप लोगों के कहाँ कहाँ काम आ जाता है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कक्षा 12वीं के बाद राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार ने एक कॉमन टेस्ट प्रारंभ किया है CET, कॉमन एलिजिबल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। CET रीट RAS जितने भी पेपर RPSC के द्वारा करवाए जाते हैं। यदि ग्राम सेवक जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं, पटवार, पुलिस IDC, PTET, BSTC, शिक्षक भर्ती परीक्षा, बैंकिंग
रेलवे, HC, जितने भी एग्जाम है उन सब एग्जाम के अंतर्गत भारत का भूगोल पूछा जाएगा। इन सब एग्जामों के लिए हम लोग भारत के भूगोल को प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम भारत के सामान्य आकार के बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार नोट करेंगे। बंदो, पढ़ने और पढ़ाने से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग किस तरीके से हम लोगों के सिलेबस को मेंटेन करते हैं। जितना तरीके से सिलेबस को मेंटेन करके उसे छापा जाएगा रजिस्टर के अंतर्गत, हूबहू आप लोगों को एग्जाम के अंतर्गत वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, पहले हम लोग मानचित्र पे देखते हैं उसे कि कहाँ है अक्षांशीय विस्तार। वैसे कल हमने बात तो कर ली थी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बातें आप लोग सही तरीके से नोट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं उनको सीरियल वाइज सिस्टमेटिक तरीके से उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भारत का मात्र अक्षांशीय विस्तार देखा जाएगा और इस अक्षांशीय विस्तार के आधार पर ही हम लोग भारत को समझने का प्रयास करेंगे। भारत का ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, इसे समझेंगे। एक और भारत की मुख्य अक्षांशीय स्थिति, मुख्य अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सर ये तो पहले बता दिया आपने, फिर ये वापस क्यों बताया? आप लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से देखा नहीं है भाई, उतारा नहीं होगा, नोट डाउन नहीं किया होगा, तो आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर इसी अक्षांशीय विस्तार को हम योग भी समझ सकते हैं कि भारत से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। जैसे समझना, यहाँ 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश स्पर्श करती है जो कि पृथ्वी गोल है। इसके अंतर्गत जो जो हम एक अक्षांश से आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ मध्य में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और उत्तरतम पहुँचते पहुँचते 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब यदि बात की जाए तो भारत के अंतर्गत कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारत से होकर हम बड़े अक्षांश में से जब छोटा अक्षांश घटाएंगे तो 37 6 में से 8 4 घटाया तो भारत से होकर 29 डिग्री 2 अक्षांश रेखाएं या लगभग 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ईजी तरीके से समझना आप लोग, क्योंकि हम जो जो भूमध्य रेखा से, ये रहा आप लोगों का भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा और भारत के बीच की दूरी 876 किलोमीटर मानी जाती है। 0 डिग्री से जब हम आगे चलेंगे तो 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, 5 अक्षांश और यह मुख्य भूमि को स्पर्श किया 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। आगे अक्षांशीय स्थिति को समझते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत के अंतर्गत लगभग
कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो गुजर जाती है। यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसे देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भारत की अक्षांशीय स्थिति का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया। वो कहते हैं कि अक्षांश रेखाओं के दृष्टिकोण से मूल रूप से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं का मूल उद्देश्य ही जलवायु का पता लगाना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के दक्षिण का क्षेत्र, यहाँ भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। 23.5 के ऊपर उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है। आगे देखते हुए हम समझेंगे कि ये जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो यही समझ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। क्रम से यदि देखा जाए तो यहाँ से गुजरात देखेंगे, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। यहाँ चूंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। और क्रम से हम लोग इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ समझेंगे। सबसे पहले भारत का वह राज्य जो पश्चिम में है, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ वेस्ट लिख देता हूँ, W वेस्ट। पश्चिम से प्रारंभ करेंगे गुजरात के बाद आगे चलेंगे तो राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश से आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ छत्तीसगढ़ से आगे चलेंगे तो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड से आगे चलेंगे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल से आगे चलेंगे तो भारत का राज्य या त्रिपुरा, और आगे चलेंगे तो मिजोरम। कौन सा रब? मिजोरम। गुजरात 1, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिमी बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे देखेंगे। देखिए, भारत के अंतर्गत यदि बात की जाए तो ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों की प्रमुख राजधानियां हैं। यदि हम लोग राजधानी मुख्यालय की बात करें तो कभी कभी पेपरों के अंतर्गत, जैसे कि SSC है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा SSC के पेपर करवाए जाते हैं, रेलवे है, इन पेपरों में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कर्क रेखा निकल के भारत के मध्य से मिलाए हुए क्षेत्र से निकल के जा रही है। इसमें गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची और पश्चिमी बंगाल की कोलकाता
त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजॉल, ये प्रमुख राजधानियां हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि कर्क रेखा के नजदीक कौन सी राजधानी है, कर्क रेखा के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी राजधानी है और कर्क रेखा के सबसे दूर कौन सी राजधानी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मैं यही बता दूंगा आप लोगों को कि भारत के अंतर्गत जो ये राज्य है, इन राज्यों में सबसे निकटतम राजधानी यदि कोई है तो वो है रांची। निकटतम क्रम से यदि यहाँ पे देखा जाए तो भारत में कर्क रेखा के सबसे नजदीक रांची, ये सबसे नजदीकी राजधानी मानी जाती है। आइजॉल, भोपाल, रांची, आइजॉल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला, यही था हम लोगों का क्वेश्चन कि कर्क रेखा के नजदीक सबसे मुख्य राजधानी कौन सी है? रांची। कौन सी मानी जा सकती है? रांची। सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है? तो दूरी का नाम लेते ही आ जाएगी जयपुर, राजस्थान की। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे बोर्ड को साफ करेंगे। ऐसे ही त्रिपुरा का एक उदयपुर शहर है, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक माना जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? त्रिपुरा का है उदयपुर शहर। कौन सा शहर? उदयपुर शहर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बोर्ड साफ करेंगे। अब हम भारत का देशांतरीय विस्तार समझते हैं, लिखते हैं उसे। भारत का देशांतरीय विस्तार। और भारत के देशांतरीय विस्तार को लिखने से पहले वापस में वही मानचित्र आप लोगों के सामने है। ये लीजिए, भारत के साथ श्रीलंका, ये भारत। अब हम अक्षांश की बात नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के अक्षांशीय विस्तार को हम लोग समझते हुए यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि भारत संपूर्ण विश्व में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी ई का तात्पर्य ईस्ट पूर्वी देशांतर के मध्य यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो हम बड़े देशांतर से छोटे देशांतर को घटा देंगे तो भारत से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, इस बात का जवाब दे सकते हैं। 97 25 में से 68 7 गए तो लगभग 29 18 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती है, अर्थात या लगभग 30 देशांतर रेखाएं
ये भारत से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाओं का मूल उद्देश्य बताया था समय का पता लगाना। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की मिनट का समय लेती है। भारत के 82 डिग्री, या इसे लिखेंगे 82-30 शायद 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे भारत का मानक समय भी कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार यूपी के नैनी, इलाहाबाद में मिर्जापुर शहर माना जाता है। ये भारत का मानक समय तय किया गया है। यदि भारतवर्ष के अंतर्गत चाहे तमिलनाडु हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कहीं पे भी यदि कहीं के भी समय को मैच किया जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में सभी घड़ियों में एक ही समय होगा। इसके लिए जिम्मेदार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये भारत का मानक समय है। 5 राज्यों को स्पर्श करती है बंदो। सबसे पहले यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख राज्य हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिणी क्रम के अंतर्गत एन से लेकर नॉर्थ साउथ तक इनका विस्तार पाया जाता है। 4 मिनट का समय लेती है। कईयों कहते हैं कि पूरे विश्व में 360 देशांतर रेखाएं और एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 360 देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें कितना समय लेगी? 360 इंटू 4 गुणा करेंगे तो 0, और 3600 को 144 मिनट का समय लेगी। मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे और 6 का भाग 144 में 24 बार जाता है। अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अर्थात 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को सूर्य की किरणें पार करेगी। हम लोग देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। समय का पता लगाने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत से होकर लगभग 29 डिग्री 18 अंश अक्षांश देशांतर रेखाएं गुजरती है। लगभग 30 देशांतर रेखाएं, यानी कि यदि 30 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य की किरणें कितना समय लेगी? तो 30 इंटू 4, 4 तिया 12, 120 मिनट घंटे में बदलेंगे तो लगभग 2 घंटे का
समय लेती है, अर्थात पूर्व और पश्चिम में भारत के अंतर्गत समय का अंतर लगभग 2 घंटे माना जाता है। ये देशांतरीय विस्तार है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे देखेंगे। एक बात और देख लो, ये जो कर्क रेखा है और ये जो देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये देखी हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन वो भी आ सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्पर्श करेगी, अर्थात ये एक दूसरे को कोरिया में काटती है। ये भी पूछा जा सकता है, आगे देखेंगे, मिटा के आगे लिखूंगा मैं। अब हम भारत की सीमा के बारे में बात करेंगे। ये भारत और भारत की सीमा रेखा 2 प्रकार की हो सकती है। एक स्थलीय सीमा रेखा, भारत की स्तरीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। एक है भारत की जलीय या तटीय सीमा रेखा। भारत की तटीय सीमा रेखा की मुख्य जो लंबाई है वो मुख्य भूमि की तो 6100 किमी है और संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और लक्षद्वीप की भी शामिल कर दी जाए, भारत के जितने भी द्वीप हैं उनके, तो 7,516.6 किमी का इसका विस्तार माना जा सकता है। भारत की 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के 7 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है, जिनकी बात हम लोग कल कर चुके थे, आगे मानचित्र में भी करेंगे। 7 पड़ोसी देशों और भारत के 17 राज्यों को स्पर्श करती है। जैसे 17 राज्य कौन से हो सकते हैं, पहला देखेंगे हम लोग गुजरात। कौन सा राज्य? राजस्थान, पंजाब, जैके जम्मू कश्मीर, एक और केंद्र शासित प्रदेश 2019 में अलग डिवाइडेशन जिसका हो गया था, लद्दाख, HP हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, एस सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पूरा शब्द नहीं लिख सकते, स्पेस कम है। वापस वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ओडिशा। ये भारत के 17 राज्यों को स्पर्श करती है। कुछ जलीय भी है, कुछ स्थलीय भी है। आगे बात करते हैं स्थलीय सीमा का विस्तार है। इसके अंतर्गत भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर भारत के मुख्य तौर पर 13 पतन स्थित है। वह 200 गौण पतन है। पतन का मतलब बंदरगाह, वो तटीय क्षेत्र जहाँ से जहाज़ों में माल को लादा जाता है और उतारा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य केंद्र माने जा सकते हैं। तटीय सीमा रेखा में हम इसको समझेंगे। स्थलीय सीमा रेखा अब एक एक की बात करेंगे। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। स्थलीय सीमा वही 15,200 किमी। ये भारत मैं यूँ नहीं कहता आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार से जीरो से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा रेखा का विस्तार होता है। किसके साथ कितनी सीमा रेखा स्पर्श करती है, कल हमने बात की थी, वापस बात करते हैं। 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है पाकिस्तान। 81 किलोमीटर की सीमा रेखा का अफगानिस्तान, 1752 किमी की नेपाल, 587 किमी की भूटान, 3917 किमी की चीन, 1458 किमी की म्यांमार और 4096 किमी की सीमा रेखा का विस्तार करता है बांग्लादेश। सभी की अच्छे से बात करेंगे। ध्यान से देखो, स्थलीय सीमा रेखा 7 पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है। 15,200 किमी की लंबाई है। 3310 किमी पाकिस्तान के साथ क्या कहलाती है, कब निर्धारण हुआ, सभी की बात करेंगे।